हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज एक न्यू चैप्टर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आज का पॉइंट है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, और मैं यहाँ डायरेक्शन कोसाइन पहले डिस्कस करूँगा। तो मैंने उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिख रखा है और एक डायग्राम प्लॉट किया है। चलिए समझते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि डिनोटेड बाय स्मॉल डी पॉइंट स्मॉल सी एपोस्ट्रोफी एस और कैपिटल डी पॉइंट कैपिटल सी एपोस्ट्रोफी एस। यानी कहने का मतलब है इस डायरेक्शन कोसाइन को आप पूरा ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि इसको डिनोट करते हैं ऐसे एल एम एंड एन से, यानी डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। तो देखें पहला पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, यानी किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाला जाता है, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है किसी लाइन का, वो एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है एंगल के टर्म में। वो कैसे, देखिए चलते देखते हैं। तो उसके लिए मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लिया है, और उस एक्सिस के मिड पॉइंट यानी ओरिजिन से ये डिस्टेंस मान लीजिए आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। इसी ओपी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैंने अभी कह रखा है कि डायरेक्शन कोसाइन किसका निकाला जाता है, लाइन का। तो यही एक लाइन है, इसका डायरेक्शन कोसाइन अभी हम लोग देखेंगे। तो हमने एज्यूम किया है ये जो लाइन है ओपी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, और वाई एक्सिस के साथ देखिए ये वाई एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रही है, और ये जेड एक्सिस के साथ देखिए गामा एंगल बना रही है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो अल्फा बीटा गामा इसका कोसाइन आप लोगे तो वही कोसाइन ऑफ एंगल रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन कोसाइंस। कहने का मतलब देखें एल एम एन मैंने मारा डायरेक्शन कोसाइंस को, तो एल जो होगा वो कोस अल्फा होगा। ये जो अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो अल्फा होगी, यानी इसका कोस लीजिए तो कोस अल्फा क्या करेगा, ये पहला डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन का। दूसरा होगा बीटा, इसके साथ कोस बीटा लिया जाएगा। तीसरा होगा गामा, कोस गामा। तो कहने का मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, 3 फिगर ड्रॉ किया है, और इस फिगर के हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस को और अच्छे से समझेंगे। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने प्रीवियस ये जो फिगर में मैंने क्या किया, P पॉइंट लिया एक्स जेड प्लेन में, और इस पॉइंट P से और O को मिलाया, यानी OP लाइन हमको मिला। यही OP लाइन एंगल क्रिएट कर रहा था एक्सेस के साथ, तीनों एक्सेस के साथ। अब यहाँ क्या करूँगा, कोई पॉइंट नहीं लूँगा किसी प्लेन पे, अब एक लाइन ही लूँगा जो कि एक्सिस के अलॉन्ग होगा। फर्स्ट में मेरा फिगर में रहेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, सेकेंड फिगर में रहेगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, थर्ड फिगर में मेरा रहेगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस भी तो लाइन है, तो आप लाइन का तो डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हो। मैंने अभी बता ही दिया कि डायरेक्शन कोसाइन लाइन का होता है। तो चलें अब हम लोग समझते हैं। तो पहला फिगर में देखिए हमको एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो अभी हमने क्या कहा, जिस भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है, उस लाइन चेक करना है कि वो लाइन एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस ले रहे हो, ठीक है, तो एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। और आपको पता है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा यूज किया जाता है, जस्ट मैंने बताया। फिर देखिए यही एक्सिस एक्स एक्सिस वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था, अगर मैं अभी ये लाइन लिया तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, वाई के साथ कितना बनाया, जेड के साथ कितना बनाया। जब मैं एक्स एक्सिस को ही ले रहा है लाइन, तो वो खुद के साथ, फिर वाई के साथ, फिर जेड के साथ कितना एंगल बनाएगा। अगर ये फाइंड आउट हो जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो देखिए खुद के साथ तो 0 डिग्री बनाया, और आपको पता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तीनों एक्सिस, तो ये वाई के साथ 90 बनाएगा, जेड के साथ 90 बनाएगा। तब आप बताइए पहला किसके लिए लिखा जाता है, अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो अल्फा 0 डिग्री, तो कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। फिर सेकेंड में क्या होता है, कोस बीटा यानी कोस 90 की वैल्यू 0। थर्ड में क्या होगा, कोस गामा, गामा क्या है 90 डिग्री, तो कोस 90 का वैल्यू 0। तो इस प्रकार एक्स एक्सिस का अगर डायरेक्शन कोसाइन बोले तो 1 0 0 होगा, जो कि मैंने यहाँ नीचे बता रखा है।
अच्छे से देखिए, L बराबर cos 0 पहला लिया, उसके बाद cos 90, फिर cos 90, तो आ गया। सिमिलरली सेकेंड फिगर में देखिए, अब हमको वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो ये भी एक तरह का लाइन है, तो आपको चेक करना है कि ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, फिर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो बताइए, एक्स के साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री, खुद के साथ तो 0 डिग्री बनाएगा, और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए क्या करोगे आप, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फा की वैल्यू देखिए 90 डिग्री है इस केस में, कॉस 90 0, बीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0 का वैल्यू 1, फिर गामा की वैल्यू देखिए 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू 0। इस प्रकार अगर वाई एक्सिस का आपको डायरेक्शन कोसाइन बोले तो 0 1 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, याद रखिएगा। तीसरा देखें, अब जेड एक्सिस के अलॉन्ग मान लीजिए लाइन है, या जेड एक्सिस का हमको कैलकुलेट करना है, एक्स जेड वाई, ठीक है। तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो आपको देखना होगा कि जो जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। तो एक्स के साथ देखिए 90 बनाएगी, वाई के साथ 90 बनाएगी क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, और खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगी। तो लिख ले, पहले कोस अल्फा होता है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अल्फा कितना है 90, कोस 90 0, बीटा कितना है 90, कोस 90 0, गामा कितना है 0, तो कोस 0 का वैल्यू 1। तो इस प्रकार 0 0 1, यानी कि जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 आता है। तो जो कि मैंने यहाँ तीनों फिगर यहाँ पे मैंने लिख रखा है यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, आपको पता है एल एम एन होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा, इसको बोलते हैं कॉस बीटा, इसको बोलते हैं कॉस गामा। इतना तो आपको पता है, पीछे मैं पढ़ा दिया। तो एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में पूछता है, अब जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें यूज आएगा, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एल का वैल्यू होता है कॉस अल्फा, तो कॉस इस एल स्क्वायर का मतलब हम कॉस स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, प्लस एम का वैल्यू कॉस स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं, प्लस एन की वैल्यू कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, हमेशा दोनों को याद रखें, ये यूज होता है क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो आप डायरेक्शन रेशियोज को इतना ना लिखकर स्मॉल में ऐसा लिख सकते हो, जैसे कि डायरेक्शन कोसाइंस को लिखा करते थे, ठीक है। और ये भी आपको डायरेक्शंस बताती है लाइंस का, जैसे ऑल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, बट ये एंगल के फॉर्म में, एंगल के टर्म में नहीं करती डायरेक्शन रिप्रेजेंट, ठीक है। और इट इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, कहने का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्शन कोसाइंस के, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गई। डायरेक्शन रेशियोज को ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने लिख भी दिया, डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंटेड बाय द ए बी सी। और यही ए जो होगा एल के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है। ए प्रोपोर्शनल टू एल, बी प्रोपोर्शनल टू एम, सी प्रोपोर्शनल टू एन, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एल बाई इस ए को इधर शिफ्ट कीजिए तो के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एल बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई के। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 1 बाई के सबके राइट साइड में है, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बीच। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। हमेशा याद रखें, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ दिया करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में बहुत बार आ जाती हैं। वो क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि दे दिया जाएगा आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स दे दी रहेंगी, और उस वेक्टर से बोलेगा कि डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट कीजिए और डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, ये वाली। उसमें मैंने क्या किया है, एक वेक्टर लिया है ए आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और इस वेक्टर का यूज करके आपको डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दो लिखी हुई है, तो समझे। कोफिशियंट्स ऑफ वेक्टर्स, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसका कोफिशियंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रेशियोज। तो बताइए, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो कोफिशियंट होगा a1 a2 a3, ये वाला, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रेशियोज, हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, कोफिशियंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अगर ये देखिए, मान ली मैंने यहाँ यूनिट वेक्टर लिया ए कैप, आप ए कैप इसके हेल्प से निकाल सकते हो। मैंने बताया था, प्रीवियस वेक्टर टर्म पढ़ाया था, यानी वेक्टर टॉपिक जो पढ़ा रहा था उसी में मैं कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ाया है। आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिएगा, जो उसका कोफिशिएंट, यानी आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा,
जे कैप का कोफिशिएंट जो होगा, के कैप का जो कोफिशिएंट होगा, ये तीनों कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चंस करते हैं और आपको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे यूनिट वेक्टर और कैलकुलेट करके डायरेक्शन कोसाइंस लिखते हैं जब वेक्टर दी रहती है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये वेक्टर दी हुई है, आपको पता है कि वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो आप यहाँ डायरेक्शन रेशियोज तो लिख सकते हो 2 3 6, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 3 6, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्शन कोसाइंस, तो उसके लिए आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा। यूनिट वेक्टर देखिए ए कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने वेक्टर में, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। तो करते हैं 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमको रूट अंडर लेना होता है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये हो जाएगा आपको, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा 4 प्लस 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ जाएगा 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। देखिए 36 4 40 49 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 7 आ जाएगा, और 7 को आप अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, 2/7 i कैप 3/7j कैप प्लस 6/7k कैप, इस तरह से सेपरेट हो गया। तो देखिए ये वाला जो यूनिट वेक्टर का टर्म में आ गया ये वेक्टर। अब बताइए यूनिट वेक्टर है ये, तो क्या इसका कोफिशिएंट क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस रिप्रेजेंट करेगा, यानी L इज इक्वल टू आ जाएगा 2/7, M इज इक्वल टू आ जाएगा 3/7, N इज इक्वल टू आ जाएगा 6/7। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसे आप लिख सकते हैं 2/7, 3/7, 6/7, ये डायरेक्शन कोसाइन आपको रिप्रेजेंट कर गया। तो अगर कोई वेक्टर दी रहे तो उसका जो कोफिशिएंट होगा डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करेगा, और उस वेक्टर के हेल्प से अगर यूनिट वेक्टर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। ये तो आप कैलकुलेट करके निकाले यूनिट वेक्टर, अगर पहले से क्वेश्चंस में दे दिया रहे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन कोसाइंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट टर्म देख लीजिए जो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है, डायरेक्शन कोसाइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कहने का मतलब डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए देखते कैसे। प्रीवियस फॉर्मूला से आपको पता है कि L इज इक्वल टू A/K होता है, वो कैसे होता है, देखिए मैंने पढ़ाया था कि जो रेशियो होता है डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है कोसाइन के। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आया था, A इज इक्वल टू K इंटू L, L निकालोगे क्या आएगा A डिवाइडेड बाई K, तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली M इज इक्वल टू B/K होगा, N इज इक्वल टू C/K, आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ चलिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा A/K का स्क्वायर प्लस B/K का स्क्वायर प्लस C/K का स्क्वायर। तो आपको पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व कीजिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइड बाई K स्क्वायर कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा इसको सॉल्व करके। K स्क्वायर कोफिशिएंट K स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद देखिए इस तरह का आ जाएगा, शिफ्ट कर दीजिएगा उस तरफ, K स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा, K निकालिएगा तो प्लस माइनस रूट लगेगा, ये आ गया। फिर K की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिएगा तो इस तरह से आपको फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा, देखिए L का वैल्यू प्लस माइनस में पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है, M की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। आई होप यहाँ तक। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन आएगी उस लाइन का हमको डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम 3 एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा ऑरिजिन है। तो यहाँ एक्स वाई प्लेन में मैंने 2 पॉइंट मान लिया, P1 P2, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 z1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, मैंने एज्यूम कर लिया। चलिए आपको पहले पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, ये मान लीजिए r1 वेक्टर है, P1 पोजीशन वेक्टर है P1 का, और ये है r2 वेक्टर है जो कि पोजीशन वेक्टर है P2 पॉइंट का। तो हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी, तो ये 2 पॉइंट है और इनको ज्वाइन कीजिए, जो ये लाइन है ये वाली लाइन P1 P2, इसका निकालना है डायरेक्शन रेशियोज।
और आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो आपको किसी वेक्टर की जरूरत होगी। अगर वेक्टर क्वांटिटी दी रहेगी तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा। तो अगर बाय द वे ये वाला वेक्टर ए वेक्टर मैंने माना, इस वेक्टर की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूं तो इसके कोएफिशिएंट को क्या बोलूंगा, डायरेक्शन रेशियो बोलूंगा, जो कि मैंने अभी प्रीवियस जस्ट पढ़ाया कि वेक्टर के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, और यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो चलिए हम पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता होगा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाई थी तो उसमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रोल प्ले करता था। बहुत सारे क्वेश्चन करवाई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहले ही, नहीं भी बात चलिए एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो लेट कर लीजिए कि जो मेरा P1 पॉइंट था ये x1 y1 z1 पॉइंट है, तो इसके रिगार्डिंग जो मेरा पोजीशन वेक्टर होगा r1 क्या होगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। पॉइंट P1 का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं, x1 लिखिएगा, i कैप लगाइएगा, y1 लिखिएगा, j कैप लगाइएगा, z1 लगाइएगा, k कैप। उसके बाद P2 पॉइंट अगर मानिए क्या है, x2 y2 z2, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, r2 इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इस प्रकार से आप पोजीशन वेक्टर लिख लिए, किसका, पॉइंट P1 का, पॉइंट P2 का। और आपको पता है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन P1 से P2 की ओर है तो P2 इंडिंग पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट। तो इंडिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करोगे तो ये वैल्यू निकलेगी। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करनी होगी। तो बताइए R2 की वैल्यू क्या है, ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ये वैल्यू लिखिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे लिखोगे। आपको माइनस करना है तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, कोएफिशिएंट को माइनस कर लीजिए, i कैप लिखिए, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। इस प्रकार वेक्टर ए की वैल्यू मालूम हो गई। तो वेक्टर की वैल्यू मालूम हो गई तो ये जो कोएफिशिएंट है यही तो डायरेक्शन रेशियो, तो लिखिए डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ लिखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, लिखिए लाइन P1 P2 क्या होगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, इन्हें रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा, यानी कि इसकी यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना, ए कैप कैलकुलेट करना होगा। तो ए कैप आप ऐसे निकालोगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ये आपका यूनिट वेक्टर आएगा। तो उसके लिए यूनिट वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, करिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट, क्या आएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से करना होगा आपको। और मान लीजिए इसकी वैल्यू लैम्डा आई, कुछ तो रियल वैल्यू देगा, तो आप यहाँ पुट अप करोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर करो, ये वैल्यू को मान लीजिए आप सपोज कि u, इसको मान लीजिए v, इसको मान लीजिए u v w, कितना बार बार लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपको ये टर्म में u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ क्या u बाई लैम्डा i कैप प्लस v बाई लैम्डा j कैप प्लस w बाई लैम्डा k कैप। इस तरह से जो डायरेक्शन कोसाइंस आएगा ऑफ लाइन P1 P2 क्या आएगा, u बाई लैम्डा, v बाई लैम्डा, w बाई लैम्डा। और u की वैल्यू आपको पता ही है, ये वाली है, x2 माइनस x1 होगा, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ हो जाएगा z2 माइनस z1, ये तो पता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू लैम्डा। तो आई होप इस फॉर्मूला का यूज करके आप दो पॉइंट्स से बनने वाली जो लाइन होगा उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आप P1 पॉइंट ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए 1 1 1, P2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए 1 2 3। तो इसके रिगार्डिंग मेरा पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बताइए, R1 आएगा, जो कि i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप होगा। और इसके रिगार्डिंग जो आएगा मेरे पास पोजीशन वेक्टर वो आएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस तरह से आएगा।
पोजीशन वेक्टर आ गया तो आपको वेक्टर ए निकालनी होगी। ए निकालने के लिए आपको पता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करना होगा। ठीक है, जस्ट ये यही सी डायग्राम में मैं प्लॉट कर रहा हूँ वैल्यू को। तो अब बताइए R2 माइनस R1, 2 कौन है ये और 1 ये है, तो देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 माइनस 1 कीजिए क्या आएगा 0, तो आई का टर्म कैंसिल, 2 माइनस यहाँ 1 कीजिए तो 1 बचेगा, जे क्या बचेगा सिर्फ, 3 माइनस 1 कीजिए तो प्लस 2 के। इस तरह से मेरे को वेक्टर ए की वैल्यू मालूम हो गई। तो यहाँ आप डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आई का टर्म नहीं है, आपको 0 आई लिख लेना है, तो 0 कॉमा यहाँ जे का टर्म 1 कॉमा 2, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया आपका। अब डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा ए कैप, तो उसके लिए आपको ये वेक्टर लिखना होगा जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो टर्म इसका स्क्वायर कीजिए 2 का स्क्वायर, तो जे कैप प्लस 2 के कैप, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 यानी √5 हो जाएगा। प्रकार डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइंस जो मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को। तो कोफिशिएंट यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे जे कैप है, सॉरी यहाँ पे जे कैप लिखना था, जे कैप यहाँ पे के कैप लिखना था। ठीक है, यहाँ जे कैप होगा, यहाँ के कैप होगा, क्योंकि यहाँ देखिए जे कैप था के कैप था, अलग अलग करोगे। आई कैप का टर्म नहीं है, आई कैप का टर्म नहीं है तो वहाँ 0 लिखोगे, कॉमा जे कैप का टर्म क्या है 1/√5, कॉमा यहाँ पे के कैप का टर्म कितना है 2/√5। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम 2 यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ, ना कि वेक्टर, तो वो यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ ए कैप और यहाँ बी कैप, इनके बीच के एंगल में थीटा एज्यूम कर लेता हूँ। तो आप ए कैप को यूज़ कर लें L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप, और बी वेक्टर को एज्यूम कर ले L2 आई कैप M2 जे कैप N2 के कैप। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको पता है यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट है डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में मैंने लिख दिया। यहाँ मैं यूज करूँगा यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स भी तो एक तरह का वेक्टर्स ही है। तो लिखें ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल्स टू ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप है। अब यहाँ से लिखें, अब ए कैप डॉट बी कैप कैलकुलेट करना है, तो आपको देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा कोफिशिएंट को, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इस तरह से आप लिखोगे। तो ये फॉर्मूला का हेल्प से आप, अगर डायरेक्शन कोसाइंस दी रहेगी तो आप इसके हेल्प से आप एंगल फाइंड आउट कर पाओगे 2 वेक्टर्स के बीच, यानी 2 लाइंस के बीच। ये वेक्टर तो लाइन ही रिप्रेजेंट करता है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर पाओगे, एंगल कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पे स्पेशल केसेस है, वो डिस्कस कर देता हूँ। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि 0 डिग्री का मतलब ये 2 वेक्टर कॉलिनियर हो जाएगा कॉलिनियर, तो इस ये जो वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों कॉलिनियर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इन दिस कंडीशन आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो L1 डिवाइडेड बाय L2, इसको सॉल्यूशन करोगे तो M1 डिवाइडेड बाय M2 N1 डिवाइडेड बाय N2 इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस का ये फॉर्मूला तब आता है जब ये लीनियर, यानी कि ये क्या होता है, कॉलिनियर होता है। ठीक है, और ये लीनियर का, जो कॉलिनियर का केस है, आप इसको पैरेलल भी बोल सकते हो, क्योंकि पैरेलल के केस में भी 0 डिग्री बनता है। ठीक है, तो चाहे पैरेलल हो चाहे कॉलिनियर हो, आप ये कंडीशन हमेशा याद रखें, स्पेशल केस का पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ध्यान दें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कब होगा, जब ये ए कैप और बी कैप के बीच 90 डिग्री बने।
तो परपेंडिकुलर केस में क्या होता है देखिए, तो यहाँ देखिए cos 90 0 हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ 90 डिग्री पुटअप कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कंडीशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। आपको ये केस मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये जो चीज़ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन में। तो ये तो मैंने बताया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज में लिखना है तो आप सिमिलरली देखिए, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। जो ये डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन का, ये पहला लाइन का A1 वाला, A2 जो है सेकंड लाइन का, उसी तरह B1। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शन रेशियो के टर्म में लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो के टर्म में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन रेशियो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्या आपको कॉलिनियर चेक करनी है, कॉलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स का कॉलिनियर के लिए कैसे आपको कंडीशन डिराइव करनी है। तो आपको सपोज A B C 3 पॉइंट लेना है। ए का कॉर्डिनेट आपको मान लीजिए x1 y1 z1 है, x2 y2 z2, उसके बाद x3 y3 z3। ये 3 पॉइंट्स है। अगर तीनों पॉइंट्स का कॉर्डिनेट दिखाना है तो आपको यहाँ वेक्टर की हेल्प लेनी होगी, साथ में डायरेक्शन रेशियो कोसाइन का हेल्प लेना होगा। तो देखिए ये आपको क्या है, कॉलिनियर है, तो ये पॉइंट कॉलिनियर दिखाना है तो उसके लिए देखिए वेक्टर को भी कॉलिनियर होना चाहिए। ये वेक्टर मान लीजिए ए, ये वेक्टर बी, ठीक। तो देखिए ये ए वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे लिखोगे, तो ये वेक्टर ए की वैल्यू लिखो पहले। तो ये ए बी लेना होगा आपको। ए बी के लिए मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था x2 माइनस x1, क्योंकि ये पोजिशन अभी मैंने इससे पहले बताया कि इसके लिए पोजीशन वेक्टर को आपको माइनस करके ये लिखना होगा। तो x2 माइनस x1 आएगा आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो इस तरह से ए की वैल्यू मालूम हो गई, बी की वैल्यू मालूम कीजिए। तो ये इसको देखिए एंडिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग का। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए वो तरीका समझा ही दिए, ऐसे आपको लिखना होगा। ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको r2 मान लीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r3। तो कैसे लिखना, तो आपको पता है r3 लिखोगे तो x3 आई कैप y3 जे कैप ऐसा लिखोगे, फिर इसको लिखोगे माइनस करोगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो x3 माइनस x2 आई कैप, उसके बाद y3 माइनस y2 जे कैप प्लस z3 माइनस z2 के कैप। इस तरह से आपको दोनों वेक्टर की वैल्यू जैसे मालूम होगी, और दोनों वेक्टर देखिए कोलिनियर होगा तो पॉइंट भी कोलिनियर हो जाएगा। और देखिए अभी जस्ट कंडीशन पढ़ाया है कि कोलिनियर या पैरेलल का कंडीशन क्या है, ये वाली, ये लिखे चाहे ऐसे लिखे। तो डायरेक्शन रेशियो देखिए ये A1 बाई डिवाइडेड बाई A2, तो देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पूरा होगा। तो देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इसका डायरेक्शन रेशियो। बी का डायरेक्शन रेशियो लिखिए क्या आएगा, x3 माइनस x2, उसके बाद y3 माइनस y2, उसके बाद z3 माइनस z2। तो ये आप डायरेक्शन रेशियो निकालें। आपको कंडीशन ड्राइव करना है, मैं कंडीशन ड्राइव करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा तो डायरेक्ट उस फॉर्मूला पुट अप कीजिएगा तो आपका कॉलिनियर प्रूव्ड हो जाएगा। बट मैं यहाँ आपको एक्सपेंशन करके बता रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में है, ठीक है। ये आपने पहले डायरेक्शन रेशियो निकाला, तो ये कंडीशन में पुट अप कर दीजिए। पहले कंडीशन मैंने पढ़ाया कि 2 वेक्टर कॉलिनियर है तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा, या 2 लाइन कॉलिनियर है, ठीक है। तो ये कंडीशन मिलेगा, तो आप लिखें A1 बाई A2, उसमें A1 ये है, A2 ये है, तो आपको मिलेगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2 इक्वल, फिर B1 के लिए ये है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई y3 माइनस y2 इक्वल टू इसका z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई z3 माइनस z2। तो ये कंडीशन कहाँ से आया, इसी से आया। और इसके लिए आपको पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। डायरेक्शन रेशियो मैंने निकालना सिखा ही दिया पहले,
कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, कैसे डायरेक्शन रेशियो निकालना है। आगे वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कीजिए, ये वाला निकल जाएगा, फिर इसी तरह प्रोसेस में कीजिए, निकला, यहाँ पुटअप कर लीजिए कंडीशन लगा के। तो हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेट है, तो आपको अच्छे से समझना होगा, समझोगे फिर इसके बाद आप क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्शन कोसाइन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर कंसेप्ट से थ्योरी समझोगे, परखोगे, एग्जाम्पल करोगे तो ही क्वेश्चंस बना पाओगे, क्योंकि जितना दिखने में आसान है, आसान तो है, बट उसके लिए समझना आपको पड़ेगा, जो कि मैं इतना अच्छा से बताया, आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आता है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।